बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चैप्टर नंबर 47 के लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इंस्टेबिलिटी अपने न्यूरोनल सर्किट। इसमें ये कहते हैं ना कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लाइक ब्रेन है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट का अलग फंक्शन होते हैं, मतलब कि डिफरेंट न्यूरोनल पूल्स है। एक जो होता है वो दूसरी पार्ट को एक्टिवेट करता है, एक्साइट करता है। लेट से इसको क्या आ गया, इसको सिग्नल आ गया, इस पार्ट ने इसके साथ एक्साइट किया, तो सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को, और इस तरह फिर इनमें जो फीडबैक मैकेनिज्म भी होते हैं वो इस तरह, लेट से इसने पहले को भी एक्साइट किया। अब ये एक्साइटेशन क्यों होते हैं, क्योंकि इन डिफरेंट न्यूरोनल फूल्स का एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटर कनेक्शंस होते हैं। वो या डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। अब अगर इसी तरह का एक्साइटेशन होगा तो इस टाइप में क्या होता है कि हमें मिर्गी की जगटें लगती है, जो कि एपिलेप्टिक सीजर्स है। नॉर्मल बंदे में ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब ऐसा नहीं होना चाहिए तो इस चीज को एक खास रेगुलेशन में लाने के लिए क्या होता है, कुछ मैकेनिज्म होते हैं। अब ये एक अनकंट्रोल्ड रिवर्बरेटिंग सर्किट से इसको कंट्रोल में किस तरह लाती है, उसके लिए जो मैकेनिज्म है, एक होता है साइनाप्टिक फटीग, दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं इनहिबिटरी सर्किट। पहले इनहिबिटरी सर्किट पढ़ते हैं। इस इनहिबिटरी सर्किट में पहला वाला जो होते हैं उसको बोलते हैं इनहिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म होता है ये क्या करता है, ये जो टर्मिनल पाथवे है उससे रिटर्न करते हैं उसको इनिशियल पोजीशन पर हो। और ये डिफरेंट सेंसरी पाथवेज में होते हैं। क्या सही है? ये तो या तो जो इनपुट है ना, ये जो इनपुट यहाँ पर आया है, या इसको ब्लॉक कर देगा तो ये सर्किट सीरीज से क्रिएट ही नहीं होगा। दूसरा, या ये क्या करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट न्यूरॉन से ये पाथवे जो होते हैं ना वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि फिर ये ना हो, या आखिर से ये इसको वापस कर देता है। अब ये हो गया। दूसरा जो होता है वो इनहिबिशन बाय केमिकल्स, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स। जिस तरह की लेट से यहाँ पर क्या होते हैं, बेसल गैंग्लिया होते हैं, वो क्या करते हैं, डोपामिन रिलीज कर देते हैं। फिर वो जो क्या करते हैं, वो फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो कनेक्शन होते हैं वहां पर इनहिबिशन काज कर देते हैं। फिर वहां से आता है कार्डियोस्पाइनल ट्रैक्ट मसल्स को, ये भी इनहिबिशन काज कर लेते हैं। और इसी तरह ओवर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल्स नहीं होती, हमें मसल स्पेजम और जो एक्सेसिव मूवमेंट्स होते हैं अनवांटेड, वो ब्लॉक कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इनहिबिशन बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसके बाद दूसरा आ जाते हैं साइनेप्टिक फटीग। ये क्या करते हैं कि जो सिग्नल्स आ जाते हैं पहले से, जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, उसको प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता जाता है और आखिर में डाई आउट हो जाते हैं। इसकी मिसाल इन्होंने फिर वही पैराग्राफ से डिस्कस की जो ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस हुआ कि लेट से एक बंदा है वो किसी शार्प चीज पर पाव रख देता है, सही है, तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसेशन चला जाता है और वो फौरन अपनी पाव को उठा देता है। अब लेट से अगर ये सिग्नल इसी तरह आता रहा तो बंदा बार बार पाव उठाएगा, तो ये तो सही नहीं होगा ना। तो ये क्या हो जाता है कि ये सिग्नल पहले बहुत ज्यादा होता है, फिर बाद में इसमें क्या है, थकावट आ जाती है, डिफरेंट साइनेप्सिस में इसकी इनहिबिशन हो जाती है, वो इस तरह डाई आउट और फिर आखिर में बिल्कुल जीरो पर आ जाता है, सही है। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक फ्लेक्सर मसल जब क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है ताकि वो उस चीज से पाव उठाए जाए। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर कि ऑटोनॉमिक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट ऑफ द सेंसरी पाथवे बाय फटीग मैकेनिज्म। अब ये शॉर्ट टर्म है, आगे लॉन्ग टर्म पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं कि इन डिफरेंट पाथवेज में जो पाथवेज ज्यादा यूज होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको नॉन सेंसिटिव कर देते हैं, उसका सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देते हैं। और जो यूज ना हो, सही है, अनयूज्ड हो, उसका सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है। तो इसी तरह ये क्या करता है, ये एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट्स करता है ताकि उनकी सेंसिटिविटी नॉर्मल रहे, क्योंकि जो ज्यादा एक्साइट हो उसका सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देता है, उनको रेस्टिंग के लिए टाइम मिल जाता है। जबकि जो नॉन यूज्ड हो उसको जब सिग्नल ऐसी जैसे ही आ जाता है वो एक्साइट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसका सेंसिटिविटी डिक्रीज होता जाता है और फिर इस तरह जो और रेस्टिंग कंडीशन में उसको एक्साइट होता जाता है, सही है। तो ये शॉर्ट टर्म था। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म साइनेप्टिक सेंसिटिविटी। इस लॉन्ग टर्म साइनेप्टिक सेंसिटिविटी में दो बातें डिस्कस किए हैं। एक को कहते हैं अप रेगुलेशन, एक दूसरे को कहते हैं डाउन रेगुलेशन। और हाँ, ये भी टाइप से किस चीज की, साइनेप्टिक की फटीग वाली में आते हैं, सही है। तो इसमें किस तरह हो जाता है कि ये हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से वेसिकल रिलीज हो जाते हैं, फिर उसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर वो जाकर रिसेप्टर्स पर अटैच होते हैं। फिर हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाते हैं। इन रिसेप्टर क्या करते हैं, इस एक्साइटेशन के लिए ये चैनल ओपन कर देते हैं। अब ये सारे के सारा बात इन रिसेप्टर्स में रहता है और ये जो सिस्टम की रेगुलेशन करता है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। शुक्र है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको डायरेक्टली ही कर देता है जैसे ही जरूरत पड़ जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले मैं डिस्कस करता हूँ अप डाउन वाली, अप डाउन में क्या होता है कि यहाँ पर इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा कि हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है, आरएनए डीएनए होते हैं, उससे मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं। ये मैसेंजर आरएनए बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है, वहां पर इसके प्रोसेसिंग हो जाती है और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फाइनली ये जाता है कहाँ पर, गोल्जी अपरेटस में। फिर गोल्जी अपरेटस इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में छोड़ देता है। अब ये इस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में होता है ये वाला प्रोसेस। फिर ये जो होता है ना, ये आ जाता है कहाँ पर, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक
मेम्ब्रेन है उसमें पड़ जाता है। ये जो रिसेप्टर्स है अब ये जब ज़्यादा बनेंगी, इसकी ज़रूरत है तो ये ज़्यादा चैनल्स खोलेंगे। अब जब ज़्यादा चैनल्स खोलेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा एक्साइटेशन होगा, मतलब ये है कि ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। इसको क्या कहते हैं? अप रेगुलेशन। इसकी रिवर्स होता है डाउन रेगुलेशन, कि जब इन रिसेप्टर्स की ओवर यूज्ड हो जाते हैं तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इनके साथ मिल जाते हैं, फिर इनको क्या करते हैं? इनको इनएक्टिव कर देते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इससे इनकी ऑटोलाइसिस हो जाती है। तो इसी तरह क्या हो जाता है? ये कम चैनल पर खोलेंगे क्योंकि रिसेप्टर्स कम हो गए और इस तरह इसकी जो एक्साइटेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब एक्साइटेशन डिक्रीज हो जाएगा तो इनकी सेंसिटिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखेगा कि प्रॉपर फंक्शन किस लेवल पर होता है, एक्साइटेशन पर होता है, डी एक्साइटेशन पर होता है, सॉरी इंक्रीज ऑफ सेंसिटिविटी पर या डिक्रीज ऑफ सेंसिटिविटी पर, या इनकी दरमियान कोई पॉइंट हो, इंटरमीडिएट हो, या थोड़ा एक्साइटेशन की सेंसिटिविटी ज्यादा होने की नजदीक हो या कम होने की नजदीक हो। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है। अब अगर ये सिस्टम ना होता और ये एबनॉर्मली हाई होती तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता? लाइक मसल्स क्रैम्प्स हो गई या झटके हो गए मिर्गी की। इसके अलावा जो साइकोटिक डिस्टर्बेंस होते हैं, डिफरेंट थिंकिंग आती है, हेलुसिनेशन हो गया, मेंटल टेंशन हो गया, इसके अलावा डिफरेंट नर्वस डिसऑर्डर्स हो गई। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहा फिर कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है? सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये पीक पर पहुंचे हमें कोमा भी हो सकता है, इसी है क्योंकि हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज जो होंगे वो नहीं होंगी। तो दिस इज हाउ हमारा नर्वस सिस्टम जो होते हैं हमारी बॉडी को और डिफरेंट रिवर्बरेटिंग सर्किट को कंट्रोल और प्रॉपर फंक्शन और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रेगुलेट कर देती है। इसके साथ 47 नंबर चैप्टर्स की खत्मा हो गया। अल्लाह हाफिज़।